हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीजे एजुकेशन पॉइंट। यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र के दिसंबर 2022 वाले पेपर का ये थर्ड सीरीज हम लेके आए हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसके आपको दे दिए, ये थर्ड पार्ट है। तो जो लोग वीडियो में नए आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता है? तो दर्शन शास्त्र के संप्रदाय की बात की जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, चरवाक दर्शन और वैशेषिक दर्शन। तो सांख्य दर्शन में वैदिक को माना जाता है, न्याय दर्शन में भी वैदिक को माना जाता है और वैशेषिक में भी माना जाता है। चरवाक दर्शन जो है इसमें वैदिक प्राधिकार को नहीं माना जाता है। ये हेटेरोडॉक्स जो है स्कूल्स हैं वो 3 हैं, तो चरवाक, बौद्ध और जैन, जिनमें वैदिक संस्कृति को नहीं माना जाता है। जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है, और जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं उन्हें हेटेरोडॉक्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 6 मीमांसा या 6 दर्शन है: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये कौन से स्कूल हैं जो वैदिक संस्कृति को मानते हैं, और ये 3 स्कूल ऐसे हैं जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं। इसके अलावा 2 स्कूल और हैं, आजीविका दर्शन और इस्लाम फिलॉसफी। तो ये अपने धर्म को मानते हैं और ये आजीविका को मुख्य रूप से मानते हैं। अव्यक्त अधिगम की अवधारणा के पक्ष में किसने तर्क दिया? तो अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग जो है टॉलमैन ने दी थी 1886 से 1959 तक। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किए और भूल भुलैया के माध्यम से चलाने के लिए प्रशिक्षित किया था। पुस्तकों, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? अनुदेशात्मक मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षण मीडिया या पारंपरिक मीडिया? तो इन्हें कहा जाता है अनुदेशात्मक मीडिया। एक इतिहासकार एक समाज सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है और इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। उनके द्वारा किए गए अध्ययन को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो एक विवरणात्मक अध्ययन इसमें उसे कहा जा सकता है। शिक्षा शास्त्र और प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली की अवधारणाओं के बीच के अंतर का आवश्यक तत्व है, क्या है? शिक्षण में प्रयुक्त विधियां और उपागम, अधिगम में पूर्व जीवन अनुभवों की भूमिका, अधिगम में आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि या समृद्धि और परिकल्पना का स्तर। तो इसमें अधिगम में पूर्व जीवनानुभवों की भूमिका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूक का प्लेटफॉर्म मंच नहीं है? कोर्सेरा, EDX, फ्यूचरलर्न, MIT और स्वयं। तो ऑप्शन इसमें है MIT, मैसाचुसेट्स जो है, केवल ये मूक का मंच नहीं है। कोर्सेरा भी है, EDX भी है, फ्यूचरलर्न भी है और स्वयं भी है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने को कहा जाता है मुक्त शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। देखिए, जहां अनौपचारिक की बात हो रही है तो औपचारिक शिक्षा तो कहा ही नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अंतर्दृष्टि शिक्षा भी गलत है और मुक्त शिक्षा भी गलत है। अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहा जाएगा? संयोगवश सीखना या आकस्मिक सीखना। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जब बच्चा अपने परिवार, समुदाय या अपने आसपास के लोगों, अपने फ्रेंड्स से कोई भी चीज सीखता है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो उसे अलग से या किसी स्कूल या संस्था के माध्यम से नहीं मिलती, अपने फैमिली, रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से मिलती है। तो ये संयोगवश सीखना या आकस्मिक सीखना के अंतर्गत आएगा। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्य है।
ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह परिभाषा कहाँ से ली गई है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संस्था, विश्व बैंक से, मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ से, या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये डेफिनेशन ली गई है। उपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सकीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि के द्वारा निर्देशित किया जाता है का नाम है। निर्देशात्मक उपबोधन, संकलनात्मक उपबोधन, गैर निर्देशात्मक उपबोधन या व्यावसायिक परामर्शन। तो इसका आंसर है निर्देशात्मक उपबोधन। पाठ्यचर्या को किसी विद्या शाखा की महत्वपूर्ण और उनकी आयोजन विधि के बारे में विद्यार्थियों को गहन बोध प्रदान करने पर बल देना चाहिए। संकल्पनाओं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। तो कब अस्तित्व में आई ये? 17 अगस्त 1955, 17 अगस्त 1995 को। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक नियामक संस्था है, एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में किया गया था। समाज में स्तरीकरण आधारित होता है संस्कृति, जाति और वर्ग पर, शिक्षा, आय और संस्कृतिकरण पर, प्रेरणा, गतिशीलता और भौतिक संपत्ति पर, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर। तो स्तरीकरण की बात हो रही है, तो स्तरीकरण शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। जो नहीं कहा गया है वह कहे गए की तुलना में अधिक सार्थक हो सकता है। यह एक विचार है जिसके कारण विकास हुआ। फ्लैंडर की शिक्षण व्यवहार का अंतःक्रिया विश्लेषण में, गिलफोर्ड की प्रज्ञा की बुद्धि प्रतिरूप की संरचना में, गैलोवे के संप्रेषण की अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणाली में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो ये बात जो नहीं कहा गया है वह कहे जाने की तुलना में अधिक सार्थक हो सकता है। ये बात गैर मौखिक व्यवहार को बताती है और इसको गैलोवे के संप्रेषण की अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रणाली में रखा जाएगा। वोllstonecraft के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। वोllstonecraft की अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा से संबंधित थीं, ये ठीक है। वोllstonecraft को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है, ये भी ठीक है। मैरी वोllstonecraft जो थी महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली एक अंग्रेजी महिला लेखिका थी। वोllstonecraft एक अंग्रेज लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थी, तो ये भी ठीक है। वोllstonecraft की पहली अकेले रचित पुस्तक केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एक मोरल एजुकेशन है, तो ये नहीं है इनकी पहली पुस्तक, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें आंसर आएगा, उनसे संबंधित नहीं है। अध्यापकों के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या थीं, ये बताना है। अध्यापक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के संस्थान बनाना, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये चीज कही थी। प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शोध कार्य संचालित करना चाहिए, तो रिसर्च के बारे में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बात कही थी। अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विद्यार्थियों पर शुल्क प्रभावित करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने विद्यार्थियों से शुल्क नहीं मांगा था।
अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधाएं, हॉस्टल वो बनाना चाहते थे। विषय के स्नातकों के शिक्षण में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए नामांकन, तो इससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ अध्यापक शिक्षा की बात हो रही है तो स्नातकोत्तर डिग्री का नामांकन इसमें नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से उनकी स्थापना के कालानुक्रम सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनका जो भी इनका सीक्वेंस है वो बताना है। एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी, बीएचयू, नीपा। सबसे पहले इसमें आएगी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ सीक्वेंस देख लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 4 फरवरी 1916। यूजीसी की स्थापना नवंबर 1956। एनसीईआरटी 61, नीपा 1962 और एनसीटी 1995। तो ये इसका सीक्वेंस है। सांस्कृतिक मानकों के एक संसक्त समुच्चय के संबंध में प्रकारवादी जिस प्रकार समाज को सामूहिक सहमति से आबद्ध मानते हैं, उसकी जगह शक्ति को समाज की केंद्रीय विशेषता मानना। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? सांस्कृतिक मानकों की बात की जा रही है यहाँ पर। संघर्ष सिद्धांत, नवीन सामाजिक संचलन सिद्धांत, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत और सामाजिक संचलन सिद्धांत। यहाँ पर आंसर आएगा संघर्ष सिद्धांत की ये बात करता है। सफल बुद्धिमत्ता में 3 अलग अलग कारक शामिल हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का यह सिद्धांत किसका है? तो बुद्धिमत्ता का यह सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। उन्होंने बुद्धिमत्ता को 3 अलग अलग तत्वों में बांटा है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, उसके बाद रचनात्मक बुद्धिमत्ता और उसके बाद है व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। एक अन्वेषक अपने शोध में टाइप 2 त्रुटि करता है जब वह सत्य होने पर भी जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है, असत्य होने पर भी जब वह शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेता है, असत्य होने पर भी जब वह शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है और सत्य होने पर भी जब वह शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है। तो हमारा जो टाइप 2 त्रुटि के बारे में पूछा जा रहा है, तो टाइप 2 त्रुटि जब होती है जब शून्य परिकल्पना गलत होती है लेकिन जो शोध करता है उसे स्वीकार कर लेता है। जब शून्य परिकल्पना सही होती है और उसे वो अस्वीकार कर देता है तो उसका मतलब ये होता है कि टाइप 1 त्रुटि हो रही है। और जब शून्य परिकल्पना गलत होती है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारी टाइप 2 त्रुटि होती है। मात्रात्मक शोध के लिए दत्त एकत्र करने की प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। उन्हें सही क्रम में रखना है, इसके स्टेप्स बताने हैं। तो स्टेप्स ही देख लेते हैं मात्रात्मक शोध के सीधे। शोध उपकरणों की पहचान करना, उपयुक्त विधि द्वारा एक प्रतिदर्श का चयन करना, उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति लेना और प्रतिचयन ढांचे का अभियोजन, प्रतिदर्श इकाइयों के लिए अनुसंधान उपकरण का उपयोजन। ये इसमें स्टेप्स हैं इसके। किसी संस्थान समूह ने वर्ष 2010 में अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह जानने के लिए कि क्या निवेश के वांछित नतीजे प्राप्त हुए हैं, समूह को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो निवेश को क्या कहते हैं, लागत, और क्या जानना चाहते हैं, नतीजे जानना चाहता है ना, तो उसमें प्रभाविकता की बात हो रही है। तो लागत प्रभाविकता विश्लेषण इसमें किया जाएगा। नैक के A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्था द्वारा आवश्यक स्कोर क्या है? तो इसका स्कोर है 3.26 से लेकर 3.50 तक
A+ ग्रेड में आता है। और इससे अधिक 3.51 से लेके 400 तक जो आएगा वो A++ के अंतर्गत आता है। तो उसमें केवल 4 अंकों तक ही ग्रेड दिया जाता है और हाईएस्ट ग्रेड क्या होता है 4, जिसे A++ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत उत्पादकता और कर्मचारियों के लिए चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध बताते हैं? प्रबंधकीय ग्रिड, क्षेत्रपरक सिद्धांत, रचनांतरण परक सिद्धांत या समव्यवहार सिद्धांत? तो ये प्रबंधकीय ग्रिड की बात हो रही है यहाँ पर। रॉबर्ट आर ब्लैक और जेन माउंटेन ने इस सिद्धांत को विकसित किया। प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल कब किया? 1964 में विकसित किया गया। निम्नलिखित में से किससे जस्ट इन टाइम मॉडल के जापानी प्रतिरूप की धारणा परिलक्षित होती है? तो इसमें आंसर ही देख लेते हैं। ग्राहकों को उत्पादन से आपूर्ति तक लगने वाले समय को कम करना, ये जस्ट इन टाइम मॉडल में बताया गया है। ये टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया था। जापान का मॉडल है ये जस्ट इन टाइम मॉडल। इस मॉडल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो 2020 वाली, जो दिसंबर की वीडियो है। ये क्वेश्चन उसमें भी आया था 2020 में, तो उसको हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षण विषय के पाठ्यक्रम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में शामिल कदम नीचे सूचीबद्ध है। तो उसको बताना है हमें। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का सूत्र निर्माण और उन्हें व्यावहारिक तरीके से बताना। शिक्षण पद्धति, कक्षा की गतिविधियों और आवश्यक उपकरणों का चयन, इकाइयों, उप इकाइयों, अवधारणाओं और उप अवधारणाओं के संदर्भ में विषय वस्तु का विश्लेषण, अधिगम प्रतिफल के मूल्यांकन की समुपयुक्त विधि का विकल्प। तो इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है, सूचीबद्ध करना है। तो इसमें इकाइयों, उप इकाइयों की अवधारणाओं के उप अवधारणाओं के संदर्भ में विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाएगा पहले। उसके बाद यहाँ पर व्यावहारिक तरीके बताए जाएंगे निर्माण के। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण पद्धति, कक्षा की गतिविधियों और आवश्यकताओं उपकरणों का चयन। और उसके बाद लास्ट में आएगा डी ऑप्शन, अधिगम प्रतिफल के मूल्यांकन की समुपयुक्त विधि का विकल्प देखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर हमारी इसकी थर्ड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।